देवता एपिसोड 21। मेरे हाथ खोल दो, मैं अपने हाथ से खाऊंगा। नहीं, वो मेरे मुंह में निवाला ठूंसती हुई बोली। मुझे नादान न समझ। केदार ने मुझे बताया है कि तू बहुत खतरनाक है। केदार कौन? मैंने पूछा। वो जो दूसरे कमरे में बैठा जाप कर रहा है। दूसरे कमरे से उसी अजनबी शख्स के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, मैं बेहोश हो गया था। वो मुझे आसानी से घसीट कर यहां ले आया, फिर वो कैसे कहता है मैं खतरनाक हूं? केदार ने कल रात उस जंगल में 4 आदमियों को देखा था। उनमें से एक मर चुका था, दूसरा दम तोड़ रहा था और बाकी 2 बुरी तरह जख्मी होकर गिरते पड़ते भाग रहे थे। क्या तूने उन लोगों से मुकाबला नहीं किया? हाँ, वो 4 नहीं बल्कि 8 आदमी थे। उस हसीना की आंखें हैरत से फैल गई। मैं फौरन ही उसके ख्यालात पढ़ने लगा। वो सोच रही थी, 8 आदमी? नहीं, ये झूठ कहता है। क्या एक तन्हा आदमी 8 दुश्मनों का मुकाबला कर सकता है? मगर हाँ, देखने में तो पहाड़ है, चट्टान की तरह मजबूत है। अगर जान पर बनाए तो 8 आदमियों का मुकाबला कर सकता है। केदार जैसा सूरमा भी मानता है कि यह खतरनाक है। वो सोच रही थी। मैंने मौके से फायदा उठाकर कहा, अगर मुकाबले पर मर्द हो तो 8 क्या 18 से भी मुकाबला कर सकता हूं, मगर एक हसीन औरत को देखते ही मर जाता हूं। वो मुझ पर झुकती हुई बोली, हाँ, तू देखने में ऐसा ही है कि कोई भी औरत तेरी आग में कूद सकती है। कुछ देर पहले मैं जादुई शोलों में लिपटा हुआ था। वो शोले मुझे बुरी तरह से जला रहे थे, मगर ये शोला मेरे अंदर पहुंचकर भड़क रहा था। अगर मेरे पांव आजाद होते तो मैं उसकी सारी शौकियां और मस्तियां भुला देता। इतना तो मैं शर्तिया कहता हूं कि उस वक्त उस पर बेखुदी और मस्ती का आलम तारी हो गया था, मगर मुझसे गलती हो गई। मैं उसे और ज्यादा मुतासिर करने के लिए अपने ख्यालात की लहरें उसके दिमाग तक पहुंचाने लगा। उसके दिमाग में जाकर उसकी सोच में कहने लगा, हाय, इस कैदी के अंदर कितने तूफान छुपे हुए हैं। अगर मैं इसकी रस्सियां खोल दूं तो ये हर इंसान के अंदर 2 सोचें होती हैं, मुस्बत और मनफी, हाँ और ना, इकरार और इनकार। वो भी प्यार करने के दौरान अपने दिमाग से लड़ रही थी। नहीं, मैं रस्सियां नहीं खोलूंगी। ये बहुत खतरनाक है। ये दुश्मनों के लिए खतरनाक है, मगर मेरे हुस्न का शैदाई है। मैंने उसे बहकाया। नहीं। वो तड़प कर मुझसे अलग हो गई और मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। मैंने फौरन ही आंखें बंद कर ली। उस वक्त मेरी आंखों में बला की मकनातीसी कुव्वत आ गई थी और मैं ये नहीं चाहता था कि वो इस कुव्वत से वाकिफ हो जाए। मैं समझ गया था कि वो ठोस इरादों की मालिक है। इतनी आसानी से मेरी मामूला नहीं बन सकेगी। उस वक्त वो सोच रही थी, मुझे क्या हो गया है? मैं हमेशा एक अटल फैसला करती हूं, हाँ या ना, मगर अभी मेरा फैसला डगमगा गया था। इस मर्द की वजह से मेरी सोच बदल गई थी। गलती मेरी ही थी कि मैं इसे प्यार करने के लिए मचल गई। यही बातें औरत को कमजोर बना देती हैं। अब मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगी। ये सचमुच बहुत ही खतरनाक है। वो अटल फैसला कर चुकी थी, इसलिए अब उसके दिमाग पर जबरन हावी होना दानिशमंदी नहीं थी। मैंने आह भरकर कहा, मैं तेरा चेहरा सारी जिंदगी कभी नहीं भूल सकता। झड़क कर बोली, मुझसे ऐसी बातें न कर। मैं तेरी बातों से पिघलने वाली औरत नहीं हूं। ये कहकर उसने एक निवाला मेरे मुंह में ठूंस दिया। मैंने लुकमा चबाते हुए कहा, तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। सिर्फ इतना बता दो कि ये खूबसूरत जिस्म कहां से चुरा कर लाई हो। कहीं से भी लाई हूं, तुझे इससे क्या लेना है? हाँ, इस जिस्म से अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये मेरे मुकद्दर में नहीं है, मगर ताजमहल की खूबसूरती देखकर हर शख्स पूछता है कि ये किसने बनाया और कैसे बनाया। मैं भी ये मालूम करना चाहता हूं कि ये फूलों से तराशा हुआ जिस्म किस बदनसीब लड़की का है जिसे तुमने हासिल किया है और कैसे हासिल किया है। ये मैं भी जानता हूं और तुम भी जानती हो कि आज मुझे मर जाना है। ये आखिरी वक्त मुझ पर बहुत भारी है। तुम बातें करती रहोगी तो ये वक्त आसानी से गुजर जाएगा। मैं जो कुछ पूछ रहा हूं, क्या उसका जवाब देने में तुम्हारा कोई नुकसान है? नहीं, उसने जवाब दिया। मैं भी वक्त गुजारना चाहती हूं। आधी रात के बाद तुम्हारे खून की जरूरत पड़ेगी। इससे पहले वो नहीं आएगी। कौन? सामी कौन है? वही लड़की, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिसका जिस्म तुम्हारी आंखों के सामने है। मैं उस फूल बदन को एक नई दिलचस्पी से देखने लगा। मेरे सामने सामी बैठी हुई थी, मगर वो अंदर से सामी नहीं थी। उसका जिस्म छीन दिया गया था और रूह न जाने कहां भटक रही थी। मैंने कहा, मेरे सामने आधी सामी है, क्योंकि रूह के बगैर कोई मुकम्मल नहीं होता। मैं इस जिस्म को क्या कहूं, सामी या एक जादूगरनी? वो हंसती हुई बोली, मकान उसी के नाम से पहचाना जाता है जिसका उस पर कब्जा होता है।
इस जिस्म पर मेरा कब्जा है, इसलिए ये मेरे ही नाम से पुकारा जाएगा और मेरा नाम छमिया है। मैंने बदमज़गी से कहा, जिस्म हीरा, नाम कंकर। कंकर को हीरे की चमक देने के लिए ही मैंने इस जिस्म का खूबसूरत लेबल लगाया है। लेबल खूबसूरत और जाज़िब नजर न हो तो माल कोई नहीं खरीदता। इस दुनिया के बाजार के ये पुराना दस्तूर है। अब तो बड़े बड़े दौलतमंद और ऊंची हैसियत और मर्तबे वाले मुझे हासिल करने के लिए अपनी दौलत और इज्जत तक की बोली देते हैं। औरत यही चाहती है कि लोग उसके लिए तड़पते रहें, उसकी आरजू करते रहें। मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है, मगर अफसोस मैं किसी दौलतमंद और गबरू जवान को अपनाना चाहूं तो उसे अपना नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती ऐसा? वो नागवारी से बोली। सामी की रूह भटक रही है। जब भी मैं किसी मर्द के पास जाती हूं वो मुझे परेशान करने के लिए आ जाती है। वो नहीं चाहती कि उसका ये जिस्म किसी मर्द के सामने सस्ता हो जाए। मैंने सामी की आंखों में झांक कर छमिया की रूह से कहा, ताज्जुब है, तुम जादू मंतर जानती हो, फिर भी सामी की रूह तुम्हें परेशान करती है। क्या तुम उस पर काबू नहीं पा सकती? हाँ, उसने जवाब दिया, आज मैं तुम्हारी भेंट देकर उसे अपने काबू में कर लूंगी। मैं होंठों को सख्ती से भींचकर उसे गुस्से से देखने लगा। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए, उसे बातों में बहलाना चाहिए। हो सकता है कि वो बातों ही बातों में अपनी कोई कमजोरी जाहिर कर दे। दानिशमंदी यही थी कि मैं उसकी किसी कमजोरी से फायदा उठाऊं और अपने साथ सामी की रूह को भी उसके तिलिस्म से बचाऊं। मैंने फौरन ही मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहती हो कि वो अपने जिस्म को किसी गैर मर्द के सामने सस्ता नहीं कर सकती और तुम्हें परेशान करती है। फिर इस वक्त वो तुम्हें परेशान करने क्यों नहीं आई? केदार मंत्र पढ़ रहा है, उसने जवाब दिया। मैंने अभी तुमसे कहा है कि एक काली बिल्ली तुम्हारे लहू से स्नान करेगी। सामी की रूह उसी काली बिल्ली के जिस्म में छुपी हुई है। जब तक केदार जाप करता रहेगा वो बिल्ली के जिस्म से निकलकर यहां नहीं आ सकेगी। मैंने पूछा, इसका मतलब यह है कि इस वक्त तुम सामी के जिस्म को गुनाहों से आलूदा कर सकती हो, वो तुम्हें परेशान करने नहीं आएगी? हाँ, इस वक्त वो नहीं आएगी, मगर मैं ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहती हूँ। उसकी रूह को हमेशा के लिए उस काली बिल्ली के जिस्म में कैद कर देना चाहती हूँ। फिर वो कभी मुझे परेशान करने नहीं आएगी। मुझे उस बेचारी से हमदर्दी है। वो हंसती हुई बोली, अपनी मौत को भूलकर उससे हमदर्दी कर रहे हो? अफसोस तो इसी बात का है कि वो मेरे ही लहू से बिल्ली के जिस्म में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। यकीन तो नहीं कि ऐसा हो सकता है, मगर मैं सच और झूठ को देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। मैं उस बेचारी के लिए कुछ नहीं कर सकता। वैसे उसके मुताल्लिक कुछ न कुछ सुनते वक्त एक अजीब सी आसूदगी महसूस करता हूं। क्या तुम बता सकती हो कि वो कौन है और तुमने किस तरह उसका ये जिस्म हासिल किया है? उसने हांडियों को एक तरफ रखते हुए कहा, उसका नाम सामी पोकर है। वो एक अंग्रेज कमिश्नर जॉन पोकर की बेटी है। बाप अंग्रेज और माँ हिंदुस्तानी। यूरोप और एशिया के जज्बाती मिलाप से सामी को जो लाजवाब हुस्न मिला है वो तुम्हारी नजरों के सामने है। तुम इस हुस्न शबाब को आंखों से देख सकते हो, मगर लफ्जों में इसकी सही और मुकम्मल तारीफ नहीं कर सकते। बस ये ऐसी चीज है कि इसे देखकर बेइख्तियार छूने को जी चाहता है और छूकर कलेजे में छुपा लेने की ख्वाहिश होती है। मैं इसे अपने कलेजे में छुपा तो न सकी, खुद इसके जिस्म में आकर छुप गई हूं। यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। मैंने इसे नागपुर में देखा था। उन दिनों मैं रूह को एक जिस्म से दूसरे जिस्म में मुंतकिल करने के मंत्र सीख रही थी और जानवरों पर यह मंत्र आजमा रही थी। केदार मेरा चेला है, इसे जादू मंत्र सीखने का शौक है, इसलिए मेरे साथ लगा रहता है। तू इसे देख चुका है, वो 30 बरस का गबरू जवान है, तेरी तरह शहजोर है। मैं तो इस पर मर मिटी हूं। मैंने सोच रखा था कि जब अपने बूढ़े जिस्म को छोड़कर जवान बन जाऊंगी तो अपना आप इसके सुपुर्द कर दूंगी। जब जानवरों पर मेरे तजर्बे कामयाब होने लगे तो मैंने मंत्रों को अपने आप पर आजमाना चाहा। पहले मैं जबान से मंत्र पढ़ती थी, इसलिए इन मंत्रों को जबान की बजाय रूह की गहराइयों में उतारने की जरूरत थी। कुछ पुरअसरार उलूम ऐसे होते हैं जो रूह की गहराइयों में छुपा कर रखे जाते हैं, ताकि जिस्म अगर मर जाए, कट जाए या बर्बाद हो जाए तो रूह कुछ देर तक इस दुनिया में मौजूद रहे और अपने किसी भी मतलूबा जिस्म में दाखिल हो जाए। उन दिनों हम नागपुर शहर से 3 मील दूर एक जंगल में रहते थे। जैसे यहां जंगल झाड़ियों के बीच ये छोटा सा मिट्टी का मकान है, वैसे ही एक छोटी सी कुटिया वहां थी। उस कुटिया के चारों तरफ मैंने रक्षा कंडल कर दिया था, ताकि हमारी कुटिया किसी को नजर ना आए और ना हमारे मंत्र पढ़ने की आवाज किसी के कानों तक पहुंचे। वहां मैं केदार को 2 तरह के मंत्र सिखाने लगी। एक मंत्र जिसे पढ़कर किसी के जिस्म से रूह निकाली जाती है, दूसरा वो मंत्र जिसके जरिए उस रूह को किसी मतलूबा जिस्म में दाखिल किया जाता है। लेकिन केदार बहुत गुनजहन है,
उसका बदन जैसे पत्थर की तरह सख्त है, वैसे ही दिमाग भी पत्थर है। उलट पुलट कर पढ़े जाने वाले मंत्र उसकी खोपड़ी में नहीं आते। उसने अब तक सिर्फ छोटे मोटे जादुई तमाशे दिखाने वाले मंत्रों को सीखा है, और मैं जो कुछ उसे सिखाना चाहती थी वो उसके लिए बहुत कठिन है। जब इधर उधर से उलट पुलट कर पढ़ने का वक्त आता तो वो तमाम मंत्र भूल जाया करता था। फिर भी मैं बड़े सब्र से उसे सिखाती रही। उन्हीं दिनों हम शहर की तरफ गए तो हमें सामी नजर आई। उसके हुस्न शबाब को देखकर हम दोनों ललचा गए। केदार ने कहा, छमिया, अगर तू इस छोकरी के जिस्म में चली जाए तो मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। मां कसम, ऐसी चंचल जवानी मैंने पहले कभी नहीं देखी। वो अपनी कोठी के लॉन में अपनी सहेलियों और दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेल रही थी। खेल के दौरान इधर से उधर भाग रही थी, कूद रही थी, पारे की तरह मचल रही थी और निगाहों के सामने बिजली की तरह लपक रही थी। मैं भी हजार जान से उस पर फरिफ्ता हो गई। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं इस जिस्म को हासिल करके रहूंगी। हम दोनों रात गए तक उस कोठी के चक्कर लगाते रहे। कोठी के मुलाजिम सोने के लिए अपने क्वार्टरों में चले गए थे। सिर्फ एक चौकीदार पहरा दे रहा था। हम बाएं बाग से दाखिल हुए। केदार ने पीछे से जाकर चौकीदार को दबोच लिया। मैं उनकी तरफ से बेफिक्र होकर कोठी में दाखिल हो गई। मैं जानती थी कि केदार जैसे पहलवान के शिकंजे से आजाद होना चौकीदार के बस की बात नहीं है। हमने पहले से सोच रखा था कि हमें क्या करना चाहिए। केदार उस चौकीदार का खात्मा करने के बाद एक टैक्सी लेकर आ जाता और मैं सामी को अपने मंत्रों से सहरजदा करके उसे कोठी से बाहर ले आती। फिर हम उसे टैक्सी में बिठा कर ले जाते। हमने जो सोचा वही हुआ। सामी के माँ बाप अपने कमरे में सो रहे थे। सामी का कमरा अंदर से बंद था। मैंने हौले से दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने के बाद उसने दरवाजा खोला। उसकी आंखों से पता चलता था कि वो कच्ची नींद से उठकर आई है। दरवाजा खोलकर उसने मुझे हैरत से देखा। मैंने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया, फौरन ही मंत्र पढ़ने लगी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कुछ कहना चाहा मगर जबान लड़खड़ा गई। वो मंत्र के जेरे असर आ गई थी। मैं उसका हाथ पकड़कर जेरे लब बुदबुदाती हुई कोठी के बाहर जाने लगी। वो चुपचाप मेरे साथ ऐसे चल रही थी जैसे कोई नींद की हालत में उठकर चलता है। कोठी के मेन गेट के बाहर आकर हम दोनों एक दरख्त के साए में खड़े हो गए। मैं बराबर मंत्र पढ़ती जा रही थी। आधे घंटे के बाद केदार टैक्सी लेकर आ गया। हम दोनों पिछली सीट पर बैठ गए। केदार अगली सीट पर ड्राइवर के साथ था। फिर टैक्सी चल पड़ी। रास्ते में ड्राइवर ने मेरी तरफ पलट कर देखा और केदार से पूछा, ये बूढ़ी माई क्या गुप्ता की श्लोक पढ़ रही है? केदार ने जवाब दिया, हाँ, ये बहुत धर्म कर्म वाली है। जब तक जागती रहती है कुछ न कुछ पढ़ती रहती है। ड्राइवर की तसल्ली हो गई। वो ये न समझ सका कि मैं मंत्र पढ़ रही हूँ। आगे चलकर केदार ने ड्राइवर से कहा कि वो हमें शहर से बाहर ले जाए। उसने इतनी रात को ज्यादा दूर जाने से इनकार किया। केदार ने चाकू निकालकर उसकी नोक ड्राइवर की पसली में चुभो दी। जहां कहता हूं वहां चलो, वरना चीखने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। जो हमारे बताए हुए रास्ते पर मजबूरन चलने लगा। जंगल के एक कच्चे रास्ते पर पहुंचकर केदार ने टैक्सी रुकवा दी। मैं सामी के साथ उतरकर जेर लब बुदबुदाती हुई उस तरफ जाने लगी जहां हमारी कुटिया थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने रात के सन्नाटे में ड्राइवर की चीख सुनी। वो उसकी जिंदगी की आखिरी चीख थी। केदार ने उसे खत्म कर दिया था। कुटिया में पहुंचकर मैंने मंत्रों का जाप खत्म कर दिया। सामी एकदम से होश में आ गई और चौंक कर उस कुटिया को देखने लगी। फिर उसे इस तरह लाए जाने पर उसने खूब शोर मचाया। मुझे मारने के लिए दौड़ी मगर केदार ने उसे अपने बाजुओं में भर लिया। वो तो पहले ही उसका दीवाना था। मैंने केदार से कहा, केदार रुक जाओ, ये लड़की मैं अपने लिए लाई हूं। जब तक मैं इसका जिस्म हासिल न कर लूं उस वक्त तक सब्र करो। इसे रस्सियों से बांध दो। केदार हुक्म का बंदा है। वो उसे रस्सियों से बांधने लगा। सामी चीख रही थी। मैंने उसे समझाया कि चीखना चिल्लाना फजूल है। हमने कुटिया के चारों तरफ नजरबंदी और समातबंदी की रेखाएं खींच दी हैं। ना इसकी आवाज कुटिया के बाहर जाएगी और ना कोई आदमी उसकी मदद के लिए यहां आएगा। आखिर खूब चीखने चिल्लाने के बाद मेरी बातें उसकी समझ में आ गई। मैंने उसे यह भी बता दिया कि मैं किसी तरह उसकी रूह उसके जिस्म से निकालकर अपनी रूह को उस हसीन सरापा में ढालना चाहती हूं। मेरी बातें सुनकर उस पर सख्ता तारी हो गया। वो हैरान परेशान होकर दीदे फैलाए हमें तकने लगी। ये तो मुझे मालूम हो चुका था कि केदार बरसों में भी वो मंत्र याद नहीं कर सकेगा जो मैं उसे सिखाना चाहती थी। मैंने दूसरा तरीका इख्तियार किया। एक तख्ती पर वो दोनों मंत्र लिख दिए। एक अंगीठी में आग रोशन कर दी और अंगीठी के पास एक मिट्टी के बर्तन में माश की दाल रखकर केदार से कहा कि वो तख्ती सामने रखकर मंत्र पढ़ता जाए और हर मंत्र के बाद माश का एक दाना आग में फेंकता जाए। अमल कुछ ऐसा था कि वो जिस्म से रूह निकालने का मंत्र 40 बार पढ़ता और माश के 40 दाने आग में फेंकता। इस दौरान मैं आग के सामने बैठी रहती और उस मंत्र को सुन सुनकर उसे अपनी रूह में जज्ब करती जाती। इसके बाद रूह को किसी जिस्म में दाखिल होने का मंत्र इसी तरह 40 बार पढ़ा जाता। इस अमल में बड़ी हेरा फेरी है।
मैं तुम्हें तमाम बातें तो नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कि यह अमल भी केदार के पल्ले न पड़ा। तख्ती पर लिख देने के बावजूद इस मंत्र को उलट कर पढ़ते वक्त उससे गलती हो जाती। अगर कभी सही पड़ जाता तो माश के दाने को आग में फेंकना भूल जाता। इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ था। लड़ने मरने के मामले में उस्ताद था, मगर दिमागी काम करना इसके बस की बात नहीं थी। 2 हफ्ते तक यही होता रहा। मैं हर रात आग रोशन करके उसे पढ़ने बिठा देती और खुद दम साध कर बैठ जाती। सामी एक कोने में रस्सियों से बंधी फर्श पर चुपचाप बैठी हमें देखती रहती थी। 1 माह गुजरने के बाद केदार ने पहला मंत्र 40 बार पढ़ लिया। मैंने अपने अंदर महसूस किया कि अब मैं अपनी आत्मा की शक्ति से जब चाहूं अपने जिस्म से बाहर निकल सकती हूं। अब उस मंत्र को अपनी आत्मा तक पहुंचाना था, जिसके जरिए मैं सामी के जिस्म में दाखिल हो सकती थी। मैंने सामी को देखा तो वो खामोश बैठी अंगीठी से उठने वाले शोलों को घूर रही थी। उस वक्त उसकी आंखें ऐसी सुर्ख अंगारा हो गई थी जैसे उसके अंदर भी कोई अग्नि भड़क रही हो। मैंने उसकी तरफ से मुंह फेर कर केदार से कहा कि अब वो दूसरा मंत्र इसी तरह 40 बार पढ़े। वो पढ़ने लगा और अपनी आदत के मुताबिक गलती करने लगा। फिर इसी तरह हर रात अंगीठी रोशन होती रही। कभी कभी वो सही पढ़ता था, मगर आखिर तक पहुंचकर कोई गलती कर जाता था। नतीजा ये होता कि उसे फिर शुरू से पढ़ना पड़ता था। उसकी बार बार की गलती से मेरी भी सांस टूट जाती थी और मुझे नए सिरे से समाध लगाना पड़ती थी। आखिर एक रात वो 40 बार सही पड़ गया। उस वक्त मुझे अपनी आत्मा शक्ति का ज्ञान हुआ। मेरी रूह जिस्म से निकल सकती थी और किसी भी जिस्म में दाखिल हो सकती थी। मैंने सामी की तरफ देखा तो वो सांस रोके बैठी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि मैं समाध लगाए अब तक बैठी रही थी। बड़ी अजीब सी बात थी। वो इस तरह क्यों बैठी हुई थी? यूं दिखाई दे रही थी जैसे बैठे बैठे मर गई है। मैंने केदार से कहा, इसकी रस्सियां खोल दो, अब मैं इसके जिस्म में जाऊंगी। वो उठकर उसके पास गया। फिर उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया वो एक लाश की तरह फर्श पर लुढ़क गई। फरहाद अली तैमूर की हैरत अंगेज टेलीपैथी और सस्पेंस का ये सफर जारी है। देवता की अगली किस्त और उर्दू के मशहूर नॉवेल सुनने के लिए अभी गोया ऐप डाउनलोड करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।